जय माता दी दोस्तों। एक औरत जवानी में तो समझौता करती ही है, बुढ़ापे में समझौता नहीं। सुनील जी आज बहुत दुखी हैं, उनको नींद नहीं आ रही। वे अपनी खाट पर लेटे इधर से उधर करवटें बदल रहे हैं। सोने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर है। बहुत देर तक कोशिश करने पर भी जब नींद नहीं आती है तो उठकर खाट पर बैठ गए। फिर भी अजीब सी बेचैनी सुनील जी को सोने नहीं दे रही। पास में दूसरी खाट पर उनकी पत्नी बिमला जी लेटी हुई हैं। आज सुबह उनके बेटों के साथ उनकी बेहद बहस हो गई। बेटों की वही बातें उनके कानों में रह रहकर गूंज रही है। अपने बेटों की बातें उन्हें सोने नहीं दे रही। समझौता कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द है। दोनों बेटों ने कितनी आसानी से कह दिया कि माँ से कह दो, हमारे लिए थोड़ा सा समझौता कर लेगी। क्या अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकती है? अरे हम कुछ और थोड़ी ना मांग रहे हैं, माँ से यही तो कह रहे हैं कि हमारी पत्नियों को ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है, सुबह जल्दी जागने की आदत नहीं है। माँ ने तो पूरी जिंदगी काम किया है, इसलिए अगर वह काम करती भी रहेगी तो क्या समस्या है? क्या माँ अपने बेटे बहू के लिए इतना सा समझौता नहीं कर सकती है? और फिर मेरी पत्नियाँ रसोई में माँ का हाथ बटा तो देती हैं। अब मैं अपनी पत्नी से उम्र के इस पड़ाव पर कैसे कहूँ कि तुम अपने बच्चों के साथ भी समझौता कर लो। पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी पत्नी से समझौता करने के लिए तो कहा है, अब उम्र के आखिरी दहलीज पर भी क्या मैं उसे समझौता करने के लिए कहूँ? क्या वह बार बार मेरे लिए समझौता करती रहेगी? कोई उसके लिए भी तो समझौता करे। क्या हर बार मेरी पत्नी ही समझौता करे? जिस दिन से ब्याह कर कर लाया हूँ उस दिन से ही मैंने उसे समझौता करने के लिए कहा है। कभी माँ बाप के लिए तो कभी बहनों के लिए तो कभी अपनी नौकरी की खातिर मैंने समझौता करने के लिए कहा है, और मेरी पत्नी ने हंसकर समझौता किया है। मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन आज बेटे भी अपनी माँ से समझौता करने के लिए कह रहे हैं। सुनील जी एक नज़र अपनी पत्नी की तरफ डालते हैं, जो कि चादर ओढ़ के बड़े आराम से सो रही है। पहले तो मन किया कि अपनी पत्नी को जगा के कुछ बातें करे, फिर सोचा आराम से सो रही है, सोने देता हूँ। खुद को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आंगन में आकर के टहलने लगा। कहने को तो समझौता शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन जो करता है उसके लिए यह बहुत ही कठिन होता है। समझौता करने वाले की ज़िंदगी चक्की के दो पाट के गेहूं की तरह पिसती ही रहती है। पहले मेरी पत्नी ने मेरी माँ के लिए समझौता किया, उसके बाद मेरी दो बहनें थीं, उनकी जिम्मेदारी मेरी ही कंधों पर थी, क्योंकि मैं इकलौता घर में कमाने वाला था। मेरे पिताजी की मृत्यु जब मैं छोटा था तभी हो गई थी। उनकी पढ़ाई और शादी, सारी जिम्मेदारी मैं और मेरी पत्नी ने पूरी की है। अपनी बहनों को बेटियों की तरह प्यार किया है, और एक माता पिता की तरह हम दोनों पति पत्नी ने पूरी जिम्मेदारी निभाई है। यही सब सोचते सोचते सुनील जी अपने अतीत की यादों में खो गए। उन्हें वह दिन आज भी याद है जब मैं अपनी पत्नी बिमला को इस घर में ब्याह कर लाया था। तब था ही क्या इस घर में, पूरा आंगन खाली पड़ा था। चारों तरफ मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। 3 कमरे कच्चे बने हुए थे जिनमें हमारा पूरा परिवार रहता था। कच्चे आंगन में ही एक कोने में 2 भैंस बंधी हुई थी। अपने घर का इकलौता बेटा था। नई नवेली लार्क सुर्ख जोड़े में हजारों सपने लिए बिमला जी अपने पति सुनील के साथ अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं, लेकिन सुनील जी को समझ में नहीं आता है कि उनकी शादी के होने के बाद उनकी माँ का व्यवहार क्यों बदल गया है। कुछ अजीब सा ही व्यवहार करने लगी है। जरा जरा सी बात पर अपनी नई नवेली बहू पर गुस्सा हो पड़ती थी। कभी मुझ पर चिड़चिड़ा जाती है तो कभी बिमला जी पर। एक दिन सुनील जी अपनी माँ से पूछते हैं, क्या हुआ माँ, जो तुम इतना गुस्सा करती हो? सीधा सीधा तो माँ कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन
माँ की बातों से इतना तो समझ में आता है कि माँ को यह डर है, मेरे बेटे की शादी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इकलौता बेटा अपनी पत्नी की मुट्ठी में आ जाए और सारे पैसे अपनी पत्नी को देने लगे, तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, उनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी, घर का खर्च कैसे चलेगा। मैं माँ की मंशा को बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। पहले तो मैंने अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से समझाया, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी बहू बहुत अच्छी है और अगर आप कहती हैं तो मैं एक बार बात कर लूँगा और सारे पैसे मैं हर महीने आपके हाथ में रखूँगा। अपने बेटे की बात सुनकर माँ खुश हो गई। माँ ने बेटे को खूब लाड लड़ाया। रात में जब मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता हूँ कि बिमला, मैं अपने घर में इकलौता कमाने वाला हूँ, मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि अपनी तनख्वाह माँ के हाथ में रखूँगा, तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं है? क्या तुम मेरी माँ के लिए इतना सा समझौता कर लोगी? मेरी माँ ने हम तीनों भाई बहनों को बहुत ही कष्ट से पाला है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें बुढ़ापे पर कोई तकलीफ़ हो। जितनी आसानी से सुनील जी ने अपनी पत्नी से यह बात कही थी, उतनी ही सहजता से बिमला जी ने अपने पति की बात को मान भी लिया। सुनील जी अब अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। सारा का सारा पैसा माँ को देने से वे अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते थे। अब पूरे घर में सुनील जी की माँ का ही राज चल रहा था। हर महीने सुनील जी अपनी सारी तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में रख देते थे। पूरा घर माँ के हिसाब से चल रहा था, तो उनकी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उनका कमाने वाला बेटा उनके पास ही था। बहू ने सारे अधिकार छोड़ दिए थे और अपनी सास के साथ समझौता कर लिया था। बिमला जी की सास बहुत तेज तर्रार थी, सारे घर के काम अपनी बहू से ही करवाती। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बेचारी बिमला जी घर के काम करती रहती। सुनील जी की 2 बहनें थीं, वह एक नंबर की कामचोर थी, हमेशा गांव में घूमने में ही व्यस्त रहती थी। अगर कभी काम के लिए ज़रूरत पड़ जाती तो दोनों ही फटाक से मना कर देती थी कि उन्हें अपनी पढ़ाई करनी है। अपने कमरे में बैठी बैठी बातें करती रहती, अपनी भाभी के काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती थी। रात तक काम करते करते बिमला जी बहुत थक जाती थी। उनके चेहरे की उदासी सुनील जी से छुपी नहीं थी। वह अपनी पत्नी की थकान और उदासी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन क्या करें, अपनी माँ को भी दुखी नहीं देख पा रहे थे और माँ के हिसाब से ही घर में चल रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। दोनों बहनों की शादी अच्छे घरों में कर दी। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तो उसकी पूजा रखी थी, तो हम सुनार के गए। दोनों बहनों के लिए कुंडल बनवाए थे, तो साथ में बिमला जी के लिए एक जोड़े सोने के कड़े बनवा दिए। उन्होंने बहुत समय पहले अपने पति से कहा भी था, लेकिन पैसे वह अपनी माँ के हाथ में देते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी पत्नी को दूसरे सोने के कड़े बनवा दे, क्योंकि बिमला जी के पुराने कंगन घिसकर टूट गए थे और वह साधारण कांच की चूड़ियाँ ही आने जाने में पहनती थी। यह सुनील जी को देखकर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे। लेकिन जब बेटे होने पर बहनों के लिए सोने की बालियाँ खरीदने के लिए गए, तो तभी सुनील जी ने अपनी पत्नी के लिए भी माँ से कहकर बिमला जी के लिए एक जोड़ी कंगन बनवा लिए थे। घर पर लाकर जब कंगन उन्होंने बिमला जी को दिए, तो बिमला जी के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। आज वह बहुत खुश थी कि उनके पति पहली बार उनके लिए कुछ लेकर के आए हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे बच्चा पैदा करने के लिए जो पूजा होनी थी, वह दिन भी आ गया, लेकिन बड़ी वाली नंद ने पूजा में आते ही हंगामा खड़ा कर दिया कि रास्ते में उसके कंगन चोरों ने लूट लिए। अब उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तब उसकी नंद उसकी सास को इशारा करती है भाभी के कंगन की तरफ, तो सुनील जी की माँ
अपनी बहू के पास आकर कहती है, अरे बिमला, तुमने पिछले महीने में ही सोने के कंगन खरीदे थे, तो वो अपनी नंद को दे दो। तुम्हारी नंद के कंगन चोरी हो गए हैं। यह सुनते ही सुनील जी ने अपनी माँ से अपनी पत्नी की तरफ से थोड़ा बहुत माँ के सामने बोलना भी चाहा कि माँ, उसके पास वही एक जोड़ी कंगन है, अगर वह भी दे देगी तो शादी में क्या पहनेगी। सुनील जी का इतना कहना था कि उनकी माँ तो भड़क पड़ती है, जोरू का गुलाम बन गया है, अपनी माँ की बात को काटता है। अरे यह अच्छा लगेगा क्या, तेरी बीवी सोने के कंगन पहने और मेरी बेटी बाजार के पहने। क्या तुम्हारी पत्नी मेरी बेटी के लिए इतना समझौता नहीं कर सकती है। पूजा का माहौल है, कितने लोग आएंगे, मेरी बेटी को नकली कंगन पहने देखेंगे तो 100 बातें बनाएंगे। पूजा के बाद जो पैसे बचत में आएंगे, 1 साल में मैं इसके लिए नए कंगन बनवा दूंगी। जब पति की ही नहीं चली तो बिमला जी की क्या चलती। बेचारी अपने हाथों से सोने के कंगन उतार कर अपनी नंद को दे देती है। मामला शांत हो गया, लेकिन जब सुनील जी अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। आज उनकी पत्नी ने फिर से समझौता कर लिया, हालांकि इस बार के समझौते से उनके चेहरे पर उदासी है। शादी के बाद से बिमला जी को कभी घर परिवार तो कभी आर्थिक रूप से उन्हें मजबूरन होकर के समझौता करना पड़ता था। बिमला जी फिर दूसरा बेटा हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटे भी बड़े होते गए, स्कूल जाने लगे। कभी स्कूल की फीस तो कभी कॉपी किताबें, कभी स्कूल की ड्रेस, इन सब में पैसे खर्च होने लगे। धीरे धीरे बेटे बड़े हो गए, उनकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। मेरी माँ भी दुनिया को छोड़कर चली गई। सासू माँ के जाने के बाद बिमला जी कुछ समय के लिए स्वतंत्र हुई। कुछ सालों का सुकून हिस्से में आया था, लेकिन घर में बहुएं आ जाने के बाद उनका वह सुख भी। बड़े बेटे की जब शादी हुई तो बहू आज़ाद ख्यालों की और पढ़ी लिखी बहू आई, जिसने घर के काम धाम करना तो सीखा ही नहीं था। घर पर सुबह बहुत देर से सोकर उठती थी, तब तक बिमला जी पूरा काम निपटा लेती थी। साथ ही साथ चाय नाश्ता भी हो जाता था। छोटी बहू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं अपनी जेठानी को देखकर वह भी सारे काम अपनी सास पर छोड़ देती। बिमला जी अगर कभी अपनी बहू से कुछ कहती तो पलट के अपनी सास को जवाब दे देती। सुनील जी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा तो बेटे अपनी पत्नियों से कुछ कहने की जगह माँ पर ही भड़क पड़े। अरे माँ, वह तुम्हारी बहू है, थोड़ा बहुत उनके साथ तो एडजस्ट कर ही सकती हो। और फिर उन्होंने यह सारे काम कभी नहीं किए हैं। तुम तो हमेशा से ही काम करती आई हो, तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। अपने बेटों की बातें सुनकर सुनील जी दंग रह गए कि आज उनके बेटे भी उनकी पत्नी से समझौता करने के लिए कह रहे हैं। कुछ पल के लिए तो उन्हें लगा, चलो उनके बेटे अपनी पत्नी के लिए कुछ बोल तो रहे हैं। मैं तो अपनी पत्नी के लिए पूरी ज़िंदगी कभी कुछ बोल ही नहीं पाया, सिर्फ़ और सिर्फ उसे समझौता करने के लिए ही कहता रहा। लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पर रसोई में बिमला जी को काम करते हुए देखते हैं तो सुनील जी का मन बहुत बेचैन होता है। जो काम उन्होंने अपनी सास के साथ किया था, अपनी ननंद के साथ करती आई हैं, वही काम बहू के साथ भी करना पड़ रहा है। उनके काम का तो कोई अंत ही नहीं है। अनवरत पूरी ज़िंदगी काम ही करती जा रही हैं। बहू बेटों को उन पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। अपनी माँ से समझौता करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आज सुनील जी ने सोच लिया है कि मेरी पत्नी अब समझौता नहीं करेगी। बिमला जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे समझौते किए हैं, लेकिन अब समझौता नहीं करेंगी। उनके चेहरे पर एक खुशी की चमक दिखाई दे रही है और उनके मन का जो भारीपन था वह भी छट गया था। तभी उनकी पत्नी आ गई और अपने पति को आवाज़ देती हुई कहती है, अरे बाहर क्या कर रहे हैं और इतनी सुबह सुबह क्यों टहलने लगे? अभी तो अंधेरा है, आ जाइए, आकर के सो जाइए।
6 बजे टहलने के लिए जाना। कुछ नहीं बिमला, नींद नहीं आ रही थी तो आकर के टहलने लगा। अच्छा, अब आप जाग ही गए हैं तो चलो मैं भी उठ जाती हूँ और आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हम दोनों बैठ करके चाय पियेंगे। सुनील जी ने अपनी पत्नी के हाथों की मीठी मीठी चाय पीते हैं। सुबह 7 बजे तक बेटे भी उठ गए। बेटों को जगा हुआ देखकर बिमला जी रसोई में गई, चाय बनाने लगी। सुनील जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर आंगन में बैठा दिया और कहा, बेटों की चाय तुम नहीं बनाओगी। उनकी पत्नियां खुद उठकर अपने पति की चाय बना लेंगी। अपने पति के द्वारा अपने लिए इतनी फिक्र देखकर बिमला जी को अच्छा लग रहा था। बेटे ने कहा, माँ, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? कितना समय हो गया है। मैं ब्रश करके भी आ गया हूँ। जल्दी से मेरी चाय लेकर के आओ। और हाँ, मेरी चाय में चीनी ज़्यादा मत डालना। अभी तक बैठी क्यों हो? माँ, जल्दी से मेरी चाय बना दो। सुनील जी कहते हैं, बेटा, चाय पीनी है तो अपनी अपनी पत्नियों से कहो। मेरी पत्नी तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के लिए चाय नहीं बनाएगी। चाय पीनी है तो अपनी पत्नियों से कहो। अपने पिता की बात सुन करके दोनों बेटे चुप हो गए। चुपचाप से अपने कमरे में गए और अपनी पत्नियों से बनाने के लिए कहा तो दोनों ही चिल्लाती हुई बोली, यह क्या बात हुई? अभी तक तो माँ जी चाय बनाती थी, अब मुझे चाय बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? जैसे तैसे मुंह बनाकर दोनों चाय तो बना देती हैं। दोपहर में खाने का समय आया तो खाने के समय पर भी सुनील जी अपनी पत्नी को रसोई में जाने से मना कर देते हैं। घर में बहुएं हैं, वही खाना बनाएंगी। तुमने पूरी जिंदगी खाना बनाया है, तुम रसोई में जाकर के खाना नहीं बनाओगी। दोपहर में रसोई में दोनों बहुएं आईं तो कुछ बना ही नहीं था तो उन्होंने घर में कलेश कर दिया। यह क्या है, अभी तक घर में कुछ खाना नहीं बना है, हम लोग क्या खाएंगे? माँ जी, आप इधर अपने कमरे में आराम से क्यों बैठी हो? बहुत हो गया आराम, जाकर के खाना बनाओ। हम सबको बहुत तेज भूख लगी रही है। बहू, हमें भी बहुत तेज भूख लग रही है। दोपहर के 2 बज गए हैं, अभी तक तुम दोनों ने खाने में कुछ भी नहीं बनाया है। क्या पिताजी, हम खाना बनाएंगे? मैं तो इतने दिनों से आई हूँ, कभी खाना नहीं बनाया। बस थोड़ा बहुत रसोई में माँ का हाथ बटा देती थी। खाना तो माँ जी ही बनाती थी। माँ जी अब नहीं बनाएंगी? तुम दोनों घर की बहू हो, खाना भी तुम दोनों ही बनाओगी। अपने ससुर जी की बात सुनकर दोनों बहुओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दोनों बहुएं अपने अपने पतियों को बुलाकर लेकर के आ गई। देखो तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं, माँ जी खाना नहीं बनाएंगी। दोनों बेटे भी चिल्लाते हुए आते और कहते हैं, ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो पिताजी, माँ खाना क्यों नहीं बनाएगी? बेटा, मेरी पत्नी ने सबके लिए बहुत कुछ किया है, अब उसके बुढ़ापे का आराम का समय है। वह तुम सबको बना बनाकर नहीं खिलाएगी। छोटे मोटे घर के काम तो बहुएं भी कर सकती हैं। कौन सा बहुएं बाहर नौकरी करने जा रही हैं? घर पर पूरा दिन फ़ोन चलाती रहती हैं, आपस में बातें करती रहती हैं, तो क्या घर का खाना नहीं बना सकती? क्या पिताजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? उन दोनों को तो यह सारे काम करने की आदत ही नहीं है। माँ की बात अलग है, क्या माँ अपनी बहू के लिए इतना समझौता नहीं कर सकती है? और वैसे भी उन्होंने सबके लिए समझौते करे हैं, तो क्या अपनी बहू के लिए नहीं कर सकती है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोनों बेटों की बात सुनकर सुनील जी को गुस्सा आ गया। कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी समझौता किया है, लेकिन अब वह उम्र के इस पड़ाव पर समझौता नहीं करेगी। अब समझौते के साथ जीवन नहीं, स्वाभिमान के साथ जिएगी। तुम लोगों को अगर हमारे घर में रहना है तो बहू से कह दो काम धाम करना सीख ले, वरना तुम्हें जहाँ जगह मिले अपनी बीवियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। अब मेरी पत्नी तुम सबको खाना बनाकर नहीं खिलाएगी, उसकी भी उम्र हो गई है, बैठकर खाने के दिन है। अपनी पत्नियों को बोलो ऑनलाइन सब कुछ सीख सकती हैं, खाना बनाना भी
सीख जाएंगी। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और आज जो बनाना आता है वह बना ले। खाने का समय हो गया है। कल से 1 बजे तक बहू से बोल दो खाना बना लिया करे। हमें 1 बजे खाना खाने की आदत है। अपने पिता की बातें सुन करके दोनों बहू और बेटे शांत हो गए। वह सच में अपने पिता के घर में रह रहे हैं। छोटी मोटी नौकरी करते हैं जिससे अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन अगर पिताजी के घर को छोड़कर चले गए तो उन्हें मुश्किल हो जाएगी। अगले दिन से ही दोनों बहुएं सुबह उठ करके चाय बनाने लगी। घर के बाहर के सारे काम धाम भी देखने लगी। सुनील जी को घर में, बिमला जी को घर में आराम करते हुए देखकर के बड़ी तसल्ली मिल रही है। मन ही मन सोच रहे हैं, शायद आज मैं अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठा पाया और उसके चेहरे पर खुशी ला पाया। दोस्तों, एक औरत पूरी ज़िंदगी काम करती है। मायके में भी बाप भाई की रोक टोक और साथ ही माँ की शिक्षा। कुछ काम धाम सीख लो, ससुराल जाओगी तो काम करने पड़ेंगे। ससुराल में आकर भी उसे अपनी सास नंदों के साथ बहुत सारे समझौते करते हुए रहना पड़ता है। खासकर हमारी पिछली पीढ़ी जो थी, उन्होंने तो अपनी सास के साथ भी समझौते करे हैं और अपनी बहू के साथ भी समझौते कर रही हैं। लेकिन उम्र हो जाने के बाद हर किसी को आराम की ज़रूरत पड़ती है। पूरी ज़िंदगी कोई काम नहीं कर सकता है। आदमियों को तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट मिल जाता है। उन्हें काम ना करने की छुट्टी मिल जाती है और ऑफिशियली बोल दिया जाता है 60 वर्ष के बाद अब तुम काम नहीं करोगे। लेकिन औरतों का कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। पहले सास के साथ काम किया, फिर अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी लगी रही। उसके बाद बहू आ गई। अगर बहू अच्छी आई तब तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं है तो पूरी ज़िंदगी बहू के साथ भी उन्हें काम करना पड़ता है। काश और औरतों को भी उनके रिटायरमेंट की उम्र बता दी जाए तो कितना अच्छा होगा कि 60 साल के बाद तुम्हें भी रसोई के कामों से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगली कहानी के साथ।